हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी डिस्कशन की। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा दी गई है, ठीक है ना। उसी का हम आपको सामने एनसीईआरटी डिस्कशन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं बात समझिएगा। एक्चुअल में होता क्या, मैंने तो कोई चीज़ पढ़ा दी, अब जब आप खुद से रिवाइज करने जाओगे जिस टाइम पे, तो डेफिनेटली आप बुक की हेल्प लोगे, और बुक से ही प्रॉपर रिवीजन होता है। किसी के नोट्स बना देने से या किसी के बोल देने से वो तो हमारी लैंग्वेज थी। अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो ही आपका एक परफेक्ट रिवीजन होता है हम लोगों की नज़र में। मेरे कहने का मतलब है, जब आप रिवीजन कर रहे होगे, एनसीईआरटी रीड कर रहे होगे, तो जो इसकी टर्मिनोलॉजी मिलेगी हो सकता है वो आपको एक बार में आपके माइंड पे स्ट्राइक ना करे। तो जो हम लोगों ने पढ़ाया है एनसीईआरटी डिस्कशन के थ्रू, हमारी टर्मिनोलॉजी को हमने जो पढ़ाया है जिस टर्मिनोलॉजी में, उससे रिलेट करते हैं, साथ ही साथ आपको उसका एक्चुअल मीनिंग बताते हैं। जिसे जब आप रिवाइज करते हो तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हालांकि मैंने पिछले चैप्टर्स का भी जैसे एनसीईआरटी डिस्कशन डाला है, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन एनसीईआरटी डिस्कशन करते हैं तो वो जो टॉपिक की टर्म्स हैं, जो बुक रीडिंग में हमें टर्म्स प्रॉब्लम जाती हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स रहती हैं, वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाती हैं, और कल के दिन जब हम रिवीजन करेंगे ना तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी डिस्कशन है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बात को समझिएगा आगे। हम आपको एनसीईआरटी डिस्कशन की तरफ ले चलते हैं। ये चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वापस देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बात समझिए, चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ। क्या पढ़ना है आपको, इस पे ध्यान दीजिए। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन बता चुका हूं मैं आपको, नाम से ही क्लियर है। द मोशन अलोंग द पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ, whenever the particle moves along the straight line then the motion is said to be motion in a straight line। इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। whenever an object cover only one dimension during its motion then motion is said to be one dimensional motion या फिर motion in a straight line। आगे बात करते हैं क्या क्या जानने की जरूरत है और क्या क्या हम इधर पढ़ेंगे, समझिएगा बात को। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये आप देखिए इंट्रोडक्शन वाला फोल्डर लेफ्ट साइड में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इधर पे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मोशन, देन पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन मतलब आपकी लोकेशन, पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। और आपको याद हो, मैंने लेक्चर के थ्रू आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक पढ़ा दिया है, वहीं तक का हम आज एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे। बात को नोटिस कीजिएगा। चलिए बात समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। देखिएगा, है क्या मोशन। Motion is common to everything in the universe. We walk, run and ride a bicycle. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. Automobiles and planes carry people from one place to the other. The earth rotates once every 24 hours and revolves around the sun once in a year. The sun itself is in motion in the Milky Way, which is again moving with its local group of galaxies। ये सारा कुछ बता रहा है कि हमारे सामने या हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, या हमें किन्हें मोशन बोल सकते हैं, किन्हें मूविंग बोल सकते हैं, जो आगे हमारे रिलेट करने में काम आएंगे। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन आ गई आपके सामने। What is motion? Motion is the change in position of an object with time or with our surroundings। ये भी आप याद रख सकते हैं। What is the motion? Motion is the change in position of an object with time, और motion is the change in position with respect to our क्या surrounding। ये motion को इस तरीके से आप define कर सकते हैं। How does the position change with time? ठीक है ना, हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था मोशन का, तो हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट मूविंग है या नहीं, ये बात किस बेसिस पर डिक्लेयर होगी,
ये बात इस बेसिस पे डिक्लेयर होगी कि आखिर पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या था और अब फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब हाउ मच चेंज इन द पोजीशन, हाउ मच चेंज इन द पोजीशन विथ रेफरेंस टू टाइम, दैट इज द मोशन। आगे this chapter we shall learn how to describe motion. For this we develop the concept of velocity and acceleration. We shall confine ourselves to the study of motion of objects along the straight path known as rectilinear motion. The motion of the objects along the straight path also known as rectilinear motion. कोई पूछ सकता है आपसे what is rectilinear motion? It is a motion of an object along the straight path, that is rectilinear motion. क्लियर हो गया आपको? इस चीज को आपको अंडरलाइन करना है और ध्यान रखना है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये चीजें बोल्ड लेटर्स में लिखी रहती हैं ताकि जब आप रिवीजन करो आपकी नजर उधर पे जाके ठहर जाए। बात को समझिएगा। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. ठीक है ना? जब भी हम कभी रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस कर रहे होते हैं वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आती हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो जिस समय फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a set of simple equations can be obtained like v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half of at square, and v square minus u square is equals to 2as. These are the equations of motion and these are conditional for the uniform acceleration. बात को समझिएगा, ये सब मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे समझिए। इसके बाद इन चीजों को अंडरलाइन करने के बाद आप आगे समझिए। Finally, to understand the relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity. ठीक है ना? What is relative velocity? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, बट कौन फास्टर है कौन स्लोअर है, इस बात को कंपेयर करना ही, इसी का अमाउंट फाइंड करना ही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है ना? कौन सा गाड़ी, कौन सा मूविंग ऑब्जेक्ट मोर फास्टर है, कौन सा मोर स्लोअर है, इसी का जो डिटर्मिनेशन, इसी का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इन आवर डिस्कशन वी शैल treat the objects in motion as point object. This approximation, point object, ध्यान दीजिएगा, point object. This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. ये बहुत ही important बात है। What is the point object? What is the point object? It is the approximation. It is the approximation of the size of object that is much smaller than the distance or duration of क्या time. तो क्या देख रहे हैं आप? This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज ट्रैवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, या टेकन टाइम के कंपैरिजन में, या कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम के लिए ट्रैवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में किसी ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉलर है, देन दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं अपन? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज much smaller than the distance traveled by the particle or moving object in a reasonable duration of time, then the object is called point object. तो point object किसको बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट का साइज ट्रेवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इन तीन लाइंस को आप अंडरलाइन करिए, आगे समझिए। इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट मच एरर। ठीक है ना? समझिएगा, ये आपको मालूम चल गया क्या कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। आगे बात करते हैं, आगे समझिए। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग into the causes of motion. What causes of motion described in this chapter, and the next chapter forms the subject matter of chapter 5. आगे समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस भी बोला था,
लेंथ ऑफ पाथ को क्या बोला था, डिस्टेंस। व्हाट इज पोजीशन, मैं किसी सिचुएशन में हूं, कार्टेशियन सिस्टम में उसी के हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड क्या वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज द पोजीशन। वेक्टर में हम उसी को पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। खैर सॉरी, इधर वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं थी, हम चूंकि स्ट्रेट लाइन में है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी भी डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, और है भी तो लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे ही हो जाती है, इसके लिए वेक्टर की जरूरत अभी नहीं है। सॉरी, वेक्टर नहीं बोलना है। पोजीशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते करते किसी लोकेशन में पहुंच चुका है और कार्टेशियन फॉर्म में हम उसको एक कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं 20, 23, 49, 40, 45 वगैरह वगैरह कुछ भी, दैट इज इट्स पोजीशन। पाथ लेंथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या मोशन में होता है या मूविंग होता है तो मूविंग करते हुए किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, और इस मोशन के दौरान ड्यूरिंग द मोशन वो कोई ना कोई पाथ ट्रेवल करता है, उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मतलब पाथ लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट किसी सिचुएशन में था, आफ्टर सम टाइम वो किसी नई लोकेशन में पहुंच चुका है, वो अपने इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में नई लोकेशन में किसी शॉर्टेस्ट गैप के साथ है, दैट गैप इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, उसकी दोनों पोजीशंस के बीच में गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, बट डिस्टेंस इज स्केलर। आगे समझो, बोल दिए, घबराना नहीं है। कुछ वर्ड्स हम आगे पीछे के बोल देते हैं, आपको घबराना नहीं है, जितना आपके लिए एसेंशियल है उतना ही पढ़ाएंगे। आगे समझिए, अर्लियर यू लर्न दैट मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अपन अच्छे से जान चुके हैं इस बात को, बार बार बात नहीं करते। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, जैसे कि समझ लीजिएगा हमारे मोहल्ले में कोई खंबा लगा हुआ है, अब खंबे का ऐसा तो है नहीं, आज इधर लगा है, 3 दिन बाद कोई उठा के ले जाएगा, दूसरी जगह लगा देगा, या 4 दिन बाद कोई उठा के ले जाएगा कहीं और लगा देगा, नहीं। खंबा जनरली मतलब एक स्ट्रीट हो गया, एक फिक्स्ड लोकेशन हो गई, और हमने किसी को कॉल करा, भाई तेरा घर किधर है, उसने बताया कि वो जो ब्लू कलर का खंबा है 3रे नंबर का, उसके बाजू वाला, मतलब उसने अपने घर की लोकेशन बताने के लिए, घर की पोजीशन बताने के लिए किसकी हेल्प ली, खंबे की हेल्प ली। मतलब वो खंबा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझिएगा बात को। एंड अ सेट ऑफ एक्सेस, वही चीजें हैं। इट इज कन्वीनिएंट टू चूज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने पहले बोला था कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या, वही कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, लेवल्ड एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एंड ऑल आर रेक्टेंगुलर, मतलब ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे समझिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सेस कॉल्ड क्या, ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन, ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। व्हाट इज द ओरिजिन, ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। और जब भी हम मोशन को किसी कार्टेशियन प्लेन में कंसीडर करते हैं तो वहां पर रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, ओरिजिन होता है। रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, बोलिए, ओरिजिन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एंड सर्व्स एज द क्या, रेफरेंस पॉइंट, लिखा भी है। ओरिजिन क्या रोल करता है इधर पे, रेफरेंस पॉइंट का रोल करता है। द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक पूरा सराउंडिंग, एक पूरा सिस्टम, ठीक है ना, एक पूरा सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम कोई मोशन कंसीडर करते हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वापस समझिए, टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ओरिजिन जिसके रेफरेंस में हमें मोशन कंसीडर करनी है, दूसरा टाइम जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोशन कंसीडर करनी है, तीसरा वो कार्टेशियन सिस्टम जो उन पार्टिकल्स की पोजीशंस बताता है, वेरिएबल पोजीशंस बताता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शायद मैंने पढ़ाते समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम नहीं लिया, गलती हो गई, माफी चाहते हैं। इसलिए भी एनसीईआरटी डिस्कशन जरूरी होता है। कई बार हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ और नाम बोल देते हैं जबकि उसका नाम कुछ और होता है बुक में, इसलिए भी आपका एनसीईआरटी डिस्कशन आपके लिए हेल्पिंग है।
आगे समझिएगा, इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बात समझिएगा, मान लीजिए मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया और इधर पे कोई पॉइंट आया P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलिए 1 2 3। अब थोड़ी देर के बाद जो उसकी नई पोजीशन है वो है Q और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 3। क्या समझा आपने, सिर्फ और सिर्फ किसमें वेरिएशन हुआ, X कोऑर्डिनेट में वेरिएशन हुआ। बहुत अच्छे से देखिएगा, पहले इनिशियल पोजीशन थी P मूविंग ऑब्जेक्ट की और अब की पोजीशन कितना है Q, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट P से कहां पहुंच गया, Q में पहुंच गया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 2 3, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 2 3। सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज देखने को मिला, X कोऑर्डिनेट में चेंज देखने को मिला। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, अलोंग द X एक्सिस, मतलब ये क्या हो रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रही है। क्या हो रही बोलिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोल सकते हैं बोलिए, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर ये नई पोजीशन Q क्या हो जाती 2 4 3, क्या हो जाती बोलिए 2 4 3, मतलब हमने क्या समझा, पहले P पे था अब Q में पहुंच गया। P पे लोकेशन क्या थी 1 2 3, Q पे क्या है 2 4 3। X में भी चेंज, Y में भी चेंज, Z में चेंज नहीं है, किस किस में चेंज, X में भी चेंज, Y में भी चेंज। मतलब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, ये दो डायमेंशन में मूव कर रहा है, अलोंग द X एक्सिस भी और अलोंग द Y एक्सिस। मतलब वो कौन सी मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है बोलिए, 2 डायमेंशनल मोशन। ये हो रही है मोशन इन अ प्लेन। क्या हो रही बोलिए, मोशन इन अ प्लेन। अगर Q का वैल्यू होता 2 4 7, Q का वैल्यू क्या होता 2 4 7, इनिशियल पोजीशन क्या थी P, कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 2 3, फाइनल क्या है Q, कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 4 7। X में भी चेंज, Y में भी चेंज, Z में भी चेंज, X Y Z तीनों चेंज हुई हैं। मतलब ऑब्जेक्ट X में भी ट्रेवल कर रहा है, Y में भी ट्रेवल कर रहा है, Z में भी ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट तीनों डायमेंशन में मूव करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 3D मोशन कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया, वेरिएशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन डिस्क्राइब्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ स्पेस। मतलब कि ऑब्जेक्ट 3 टाइप की मोशन कर सकता है, 1D 2D एंड क्या 3D। अगर सिर्फ और सिर्फ X कोऑर्डिनेट या कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट वेरी करता है मतलब 1D मोशन, कोई 2 वेरी करते हैं मतलब 2D मोशन, और इस तरीके से अगर तीनों वेरी करते हैं मतलब 3D मोशन या फिर मोशन इन स्पेस। समझ में आ गया, मोशन का एक नया टाइप मालूम चल गया आपको, 1D मोशन 2D मोशन एंड क्या 3D मोशन। बात समझिएगा, देखिए आगे, if one or more coordinates of an object change with time we say that the object is in motion, otherwise the object is said to be at rest with respect to this frame of reference। आगे समझिएगा, the choice of set of axes in a frame of reference depends upon the situation. For example, for describing motion in 1 dimension we need only 1 axis। आपको मैथ्स में भी मैंने बताया होगा कि जब ऑब्जेक्ट 1D मोशन करता है तो सिर्फ नंबर लाइन बनाते हैं, 2D करता है तो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, अगर 3D मोशन करता है तो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। आगे समझिएगा, example for describing motion in 1 dimension we need only 1 axis. To describe motion in 2 or 3 dimension we need a set of 2 or 3 axes. Description of an event depends on the frame of reference chosen for the description. For example, when you say that a car is moving on a road, you are describing the car with respect to a frame of reference attached to you or the ground, but with respect to a frame of reference attached with a person sitting in the car is at rest. कार अगर देखिए, अगर मान लीजिए अपन बात करते हैं पर्सन के रेफरेंस में, ठीक है ना, कोई पर्सन कार के अंदर बैठा है, अब वो बैठा है, कार उसके साथ है, ना तो कार उससे दूर जा रही है ना कार उससे पास आ रही है, वो कार के अंदर बैठा है। तो उस पर्सन को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं तो उस पर्सन के हिसाब से वो कार कैसी है, रेस्ट में है। पर्सन के हिसाब से कार कैसी है, रेस्ट में, और कार के हिसाब से पर्सन कैसे है, रेस्ट में। लेकिन बाहर वालों के लिए कार भी मूविंग है और कार के अंदर वाला पर्सन भी मूविंग है। बात को समझिएगा। To describe the motion along x-axis or a straight line, which can choose an axis, say x-axis, so that it coincides with the path of an object, we then measure the position of the object with reference to a conventionally chosen origin, say O, as shown in the figure। भी दिखाता हूं आपको, ये 3.1 देखिए, ये नंबर लाइन बना दिया मैंने, है ना। 1D मोशन के लिए क्या बना दिया, नंबर लाइन, या तो O से लेफ्ट जाएगा या फिर O से राइट जाएगा। समझिएगा 3.1 को ध्यान से।
दिख रहा है आपको, या तो पॉजिटिव जाएगा या फिर नेगेटिव जाएगा, मतलब ये 1D मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए? 1D मोशन। आपको आगे दिख रहा है, पोजीशन टू द राइट ऑफ O आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ O एज नेगेटिव। Following this convention, the position coordinates of point P and Q in figure 3.1 are plus 360 and क्या plus 240. Similarly, the position coordinates of R is minus 120. कहने का मतलब ये है कि all the points which are established left side the O taken as negative and the right side the O taken as positive. Clear? ये पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी चलिए NCERT की लैंग्वेज में। Path length. What is path length? Consider the motion of a car along a straight line. We choose the x-axis such that it coincides with the path of moving object and origin of the axis as the point from where the car started moving, that is the car was at x is equals to 0 and t is equals to 0. Let p, q and r represent the position of the car at different instant of time. Consider two cases of motion. In the first case, the car moves from O to P, then the distance moved by the car is 360. This distance is called the path length. What is the path length? What is the distance? It is the length of path. ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ड्यूरिंग द मोशन वो जिस पाथ को कवर करता है उसकी लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, उसी को पाथ लेंथ बोलते हैं। ट्रेवल बाय द कार, इन द सेकंड केस द कार मूव्स फ्रॉम O to P and then moves back from P to Q. During this course of motion, the path length reverse is OP plus OQ. 360 plus 120 equal to 480. Path length is a scalar quantity, a quantity that has a magnitude only one no direction. That is called scalar quantity. देखिएगा, distance, path length मतलब मैं पहले बता चुका हूँ वो क्या है? distance, and distance is a scalar quantity. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब बोलते हैं किसको scalar quantity? A quantity that has a magnitude and only and no direction. हालांकि मैंने मैथमेटिकल टूल के चक्कर में आपको वेक्टर पहले ही बता रखा है ताकि आप रास्ते में घबराए ना, क्योंकि 11th में पहली बार आपको वेक्टर पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके पहले कभी आपने वेक्टर पढ़ा नहीं है 10th तक, इसलिए मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया है ताकि आपको कभी घबराहट ना हो। और आपको पता है मैं आपको स्केलर डिफाइन कर चुका हूं। ऑल दोस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इट इज यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेंज इन द पोजीशन। लेट x1 and x2 बी द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 and t2, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट denoted by delta x in time delta t बराबर t2 minus t1 is given by the reference between the final and initial position. What is the displacement? Displacement is the difference of initial and final position of the moving object. What is the displacement? It is the difference between the initial and final position of a moving object. We use the Greek letter delta to denote the change in a quantity. If x2 is greater than x1 then delta x is positive. अगर x2 छोटा है तो नेगेटिव, और अगर x2 और x1 इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन आल्सो। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। यू विल रीड अबाउट वेक्टर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि हमने तो पहले ही पढ़ा रखा आपको। आगे समझिए, प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद मोशन अलोंग a straight line also called rectilinear motion. Simply only in one dimension motion there are only two directions, backward and forward, upward and downward, in which an object can move, and these two directions can easily be specified by positive and negative signs. For example, displacement of the car in moving from O to P is delta x is equals to positive. The displacement has a magnitude of 360 meter and is directed in the positive direction of x-axis as indicated by the positive sign. Similarly, the displacement of the car from P to Q is 240 minus 360 मतलब कि minus 120। ये बताना चाहता है, देखिएगा, अगर आप ओरिजिन से Q पे जा रहे हो पॉजिटिव जा रहे हो, Q से P जा रहे हो पॉजिटिव जा रहे हो, लेकिन P से Q जा रहे हो तो नेगेटिव जा रहे हो। समझ में आ गया? क्लियर? लेफ्ट मूवमेंट को नेगेटिव और राइट मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं वन डायमेंशन मोशन में। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद समझिए। The negative sign indicates the direction of the displacement. Thus, it is not necessary to use vector notation of discussing motion of object in one dimension. बताया ना, 1D मोशन के लिए वेक्टर डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से ही काम चल जाता है। बात को समझिएगा। The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, किसके बराबर? डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर?
डिस्टेंस के बराबर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना वो डिस्टेंस ही कहलाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो। हाँ ये जरूर है बराबर होगा वरना छोटा होगा, बड़े होने की गुंजाइश नहीं है, या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा स्मॉलर होगा। आगे समझिएगा, उसी का एग्जांपल दे रहा पर इसको रीड नहीं कर रहे इस बार। The magnitude of displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding path length is not 0. बहुत बार बता दिया, displacement may be positive, negative and 0, but distance is always positive. Clear? आगे समझिएगा। इसके बाद ये कुछ ग्राफ है क्या, एक सेकेंड समझिएगा। ये आप कुछ ग्राफ देख रहे होंगे, ये आपके सामने पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं आपको ग्राफ के बारे में हालांकि मैंने अभी लेक्चर में बताया नहीं है, तो भले ही ये एनसीईआरटी के बीच में आ रहा है, बाकी मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ आपको अलग से बताऊंगा। बात समझिएगा। ये हुआ टाइम, टाइम मतलब एक्स एक्सेस। क्यों? एक्स एक्सेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सेस। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सेस। और इस मोशन में टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि पोजीशन क्या है? पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। What is position? Position is the function of time. It means time independent है और position क्या है? Dependent है। और independent variables को कहाँ रखते हैं अपन? X axis में। तो यहाँ पे time और यहाँ पे क्या है? Position है। अब बहुत ध्यान से देखिए, जिस समय पे time क्या था? 10 सेकेंड था। पोजीशन क्या थी? 40 थी। कितनी थी? 40 मीटर। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तब भी पोजीशन क्या है? 40 मीटर। जब टाइम 30 सेकेंड हो गया तब भी पोजीशन क्या है? 40 मीटर। जब टाइम 40 सेकेंड हो गया तब भी पोजीशन क्या है? 40 मीटर। टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। हालांकि डिस्टेंस तो डिक्रीज होने का काम ही नहीं है। मीन्स पोजीशन ना तो चेंज नहीं हो रही, जबकि टाइम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। और नो चेंज इन पोजीशन मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बिकॉज देयर आर नो चेंज इन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंटिन्यूअसली टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी। एंड द ग्राफ इज पोजीशन वर्सेस टाइम, दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ और पीटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ एंड क्या? पीटी ग्राफ। दूसरी चीज हमेशा के लिए रख लीजिए, अगर ग्राफ का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, जनरली हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को क्या बोलते हैं? बोलिए, एक्स एक्सेस बोलते हैं। अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, इसका मतलब है y कांस्टेंट है। y क्या है? बोलिए, कांस्टेंट। हमेशा के लिए, पूरे जीवन के लिए आप इस चीज को रट लीजिए। अगर कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट। फिलहाल y पे कौन है? पोजीशन। y पे कौन है? पोजीशन। मतलब पोजीशन क्या होगी? कांस्टेंट। पोजीशन क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या? नो चेंज। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या? नो चेंज। अगर आप स्लोप को tan के टर्म्स में समझना चाहें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या? tan थीटा। अब स्लोप x के साथ क्या है? पैरेलल है, मतलब x के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। tan 0 मतलब 0। स्लोप 0 है, इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप 0 है मतलब y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। स्लोप अगर 0 है इसका मतलब नो चेंज इन y। क्लियर हो गया? क्या समझे? whenever the no change in position with reference to time then the object is in stationary या object is stationary। दूसरी कंडीशन, कभी भी स्लोप अगर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलता है इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं है, y कांस्टेंट है। दूसरा, जब ये पैरेलल ही है तो थीटा का वैल्यू क्या? 0 डिग्री। और tan 0 क्या होता है? 0। स्लोप 0 मतलब नो चेंज। स्लोप 0 मतलब नो चेंज इन y। तो क्या समझा आपने? जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिलहाल ये क्या है? पोजीशन। मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेशनरी है। कैसा है? स्टेशनरी। चलिए, जनरल ग्राफ तो ऐसे ही डिस्कस हो जा रहे हैं। आगे समझिए, इस वाले को देखो, पड़ोसी को। ये देखिए, क्या देख पा रहे हो आप? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, 0 टाइम पे पोजीशन भी क्या थी? 0। लगातार टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है। बात समझिएगा, लगातार टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है।
स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है बोलिए? स्ट्रेट लाइन। और अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म चेंज इन y। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म चेंज इन y। यूनिफॉर्म चेंज इन y मतलब पोजीशन क्या? अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव मतलब कि क्या? इंक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या? इंक्रीजिंग। दो कंडीशन, पहले तो क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? यूनिफॉर्म चेंज इन वाई, मतलब पोजीशन क्या? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अब चेंज का मतलब क्या? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थीटा देखिए, थीटा कैसा है बोलिए? थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल है, समझ रहे हो ना आप? एक्स एक्सिस के साथ यही तो एंगल बन रहा है थीटा। ये थीटा कैसा है? एक्यूट। एक्यूट है मतलब टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। टेन थीटा मतलब स्लोप। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। कैसा है बोलिए? इंक्रीजिंग। और स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म, मतलब फाइनली क्या हो गया? ये किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वाई। ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पोजीशन, मतलब ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पोजीशन का। मतलब पोजीशन क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। पोजीशन क्या हो रही बोलिए? यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे जल्दी से आइए, नेक्स्ट देखिए। ये ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है, समझिएगा। सबसे पहले तो समझो आप एकदम स्टार्टिंग, ये देखिए 3.9 सेकेंड तक तो ये रेस्ट में था। देखो यार 3.9 सेकेंड तक इसकी पोजीशन क्या थी? 0। 3.9 सेकेंड तक ये कहां पे था? रेस्ट में। 3.9 सेकेंड के बाद इसने चलना स्टार्ट करा। 3.9 सेकेंड तक ये रेस्ट में था और 3.9 सेकेंड के बाद इसने चलना स्टार्ट करा। इसका जो ग्राफ है वो जो थीटा है, थीटा हमेशा क्या है? एक्यूट है। और इधर पे जाके थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। इस लोकेशन पे आके थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। और बाकी जगह क्या है? एक्यूट है। हर जगह थीटा एक्यूट है मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है। अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, कर्व है। कर्व है। स्लोप कैसा है? स्लोप इज कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व है इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्लोप कर्व है इसका मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म चेंज। क्या मतलब होता है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज। तो इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? सर जी 3.9 तक तो ये रेस्ट में था, कोई बात नहीं। इसने 3.9 के बाद स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये है कैसा? इंक्रीजिंग है कैसा? इंक्रीजिंग है तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। कब तक इंक्रीजिंग है भाई? ये इंक्रीजिंग है लगभग 21 तक। सही बनाया मैंने? लगभग कब तक इंक्रीजिंग है? 21, 22 बोल दो, थोड़ा बहुत लाइन नहीं, 21 तक ही है, या 20 पॉइंट समथिंग। 21 तक क्या है? ये इंक्रीजिंग है। 21.5 तक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। 21.5 तक इंक्रीजिंग है। उसके बाद ये क्या हो जाता है? रेस्ट में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? रेस्ट। बताया ना मैंने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो चेंज इन वाई मतलब नो चेंज इन पोजीशन, मतलब स्टेशनरी। आगे समझो। साथ ही साथ क्या है? एक्यूट है मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। कैसा इंक्रीजिंग? नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। कैसा ग्राफ है भाई? ये बताता है ये वो ऑब्जेक्ट है जो 3.9 सेकेंड तक रेस्ट में था, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होती है। क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस अप टू द टाइम 21.5 सेकेंड। अप टू द टाइम 21.5 सेकेंड। आफ्टर दैट इट बिकम्स इट बिकम्स क्या? स्टेशनरी। क्लियर? आफ्टर दैट इट बिकम्स क्या? स्टेशनरी। क्लियर हो गया? तो ये सिचुएशन है इसकी, ये ग्राफ कह रहा है। तो ग्राफ पढ़ना हमें आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। और कुछ भी डाउट है, देखिए एनसीईआरटी आपके पास भी है, आप भी रीड करोगे। डाउट है तुरंत मैसेज करो भाई, हम लोग को पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी संकोच नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूछना है, खूब पूछना है, बहुत पूछना है, और तब तक पूछना जब तक हम एकदम बिल्कुल बृहस्पति ना हो जाएं। समझ रहे हैं बात को? चलिए देखिएगा। अब इस ग्राफ के बाद की कहानी समझिए। ये ग्राफ के बारे में ही बता रहा है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड।
ठीक है ना। तो जहां तक मैंने भी बताया, यहां तक जल्दी से आप रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद अपने टर्म से स्ट्रॉन्ग करिए, और रीड करने के बाद एक भी टर्म अगर आपको ऐसी पकड़ में आ गई कि सर ये चीज तो समझ में नहीं आ रही है, एक भी टर्म, एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस अगर पकड़ में आ गया, फटाक से लेके आओ, पहले जल्दी से यहां तक रीड कर लो, जल्दी से यहां तक इसके 3.3 के जस्ट ऊपर तक फटाक से रीड कर लो, सारे टर्म से स्ट्रॉन्ग कर लो, मेरी वाली बात से रिलेट कर लो, थोड़ा भी डाउट आए पहले मैसेज करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी करिए, रीड करिए स्पीड से।